हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कंप्लीट रिवीजन रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण का। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, पहला ही हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, जब भी कोई एक पदार्थ या एक पदार्थ कई भागों में टूट जाए उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। कई सारे पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ बन जाए, क्या कहलाएगी प्रक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। किसकी वजह से होगी? रासायनिक अभिक्रिया की वजह से। सिंपल सी बात थी। अच्छा, एक बात और, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो पक्का नया पदार्थ बनेगा। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ ही बनता है। ठीक है, वही देखिए लिखा हुआ है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुण जिसमें हो, नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जब भी कोई दो या दो से अधिक या अकेले कोई भी कई भागों में टूट करके कुछ नया बना दे, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसमें होता क्या है, तो हर बार एक नया पदार्थ बनता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ये हमारे, देखिए इसको हमने तीन तीन टाइप के एग्जाम्पल आपको लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ दो पदार्थ थे, मिल करके इन्होंने एक बना दिया, हमारा एक ही परिभाषा के आधार पे हो गया। दो थे, इन्होंने दो नए पदार्थ बनाए। एक सिंगल था, सिंगल ने दो भाग में टूट गया। ये तीनों के एग्जाम्पल हमने उसी हिसाब से लिखे हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं कैसे लिखा हुआ है। जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। वैसे ही Zn SO4 से क्रिया करेगा तो ZnSO4, CaCO3 CaO और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन सब के आपको नाम पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है जिंक। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड। ऐसे नाम आपको याद होने चाहिए। ये आप समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। हाँ, अभिकारक और उत्पाद। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ए नाम की कोई चीज़ थी और हमने उसको बी के साथ मिला दिया। तो जैसे ही मिलाया हमको सी एक नया चीज़ मिल गया। ये भी तो हो सकता है कि वो ए हो और हमने इसको कुछ भी नहीं किया, अपने आप वो टूट करके बी और सी अलग अलग दो चीजें बन गई। ये भी हो सकता है। ये दोनों संभावनाएं हैं। जैसे ही ये होगा, आपको पता है रासायनिक अभिक्रिया है, दो चीजें एक बन जाए या एक चीजें कई भागों में टूट जाए या दो चीजें दो भागों में टूट जाए, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बस हमको यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना है, ये एरो ध्यान रखना है। एरो की जो भी चीज लेफ्ट साइड होगी, बाएं तरफ होगा, जितना भी चीज है, ये सब हमारा अभिकारक कहलाएगा। अभिकारक का मतलब होता है जिसकी वजह से अभिक्रिया हो रही है। ये दोनों अगर नहीं होते तो ये बनता कभी कभी नहीं बनता। यानी कि इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ये दोनों बहुत जरूरी हैं। तो ये दोनों कहलाएंगे अभिकारक। नहीं याद हो रहा है, सिंपल समझिए, इस तीर के बाईं तरफ, तीर के लेफ्ट हैंड की तरफ जितनी चीजें होंगी सब अभिकारक होते हैं। और ये जो बना के रेडी करते हैं नए गुणों वाला, इसे कहते हैं उत्पाद। अब फिर से इसको देखेंगे। अच्छा, कभी कभी हो सकता है कि एक अभिकारक हो और दो तीन उत्पाद बनाते हैं। जैसे बताया था हमने, ए था और ये बी और सी में टूट गया। हमने बी सी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हर बार नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं ना रासायनिक अभिक्रिया में, उस हिसाब से। तो एरो की इस तरफ, यानी कि जो भी चीजें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये कहलाएगा अभिकारक। ये कहलाएगा आपका अभिकारक। और आपके जो रेडी हो जाएंगे, जो जो बनता है, इसे बोलते हैं हम उत्पाद। इसे कहेंगे हम उत्पाद। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि ए और बी आपस में मिल गए तो हमारा बन गया है सी प्लस डी, सी और डी बन गया है, दो अलग अलग चीजें बन गए। तो यहाँ पे दो अभिकारक हो जाएंगे और दो उत्पाद। उससे बहस नहीं है, सीधा समझेंगे कि जिनकी वजह से अभिक्रिया हो रही है उसे कहते हैं अभिकारक, और जो ये बनाते हैं, रेडी करते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग उत्पाद। अब इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे H2 है और O2 है, मिल करके इन्होंने पानी बना दिया। ये दोनों क्या कहलाएंगे? ये दोनों हमारे अभिकारक हैं और ये अकेले उत्पाद बना। ये दो अभिकारक यहाँ पे थे और यहाँ पे इन्होंने एक उत्पाद बना दिया। यहाँ पे भी दो अभिकारक हैं और यहाँ पे भी एक उत्पाद बन के रेडी हो गया। एक एग्जाम्पल हम और लिख देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। कभी कभी एक सिंगल अभिकारक होता है और ये बनाता है दो, Mg प्लस O2, Mg और यहाँ पे ये हो जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो एक होगा, दो भागों में टूट जाएगा, तो यहाँ अभिकारक एक है और उत्पाद हमारे बन गए दो। आई होप आप समझ गए होंगे। ये बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल था। आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसको लिखने का ढंग रासायनिक समीकरण कहलाता है। पहले लोग शब्दों में लिखते थे, उसे बोलते शब्द समीकरण। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, ये लिखना होगा कि
जब हाइड्रोजन गैस की क्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो हमें जल प्राप्त होता है। ये कितना लंबा हो गया, इसको छोटा सा लिखना होगा, क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिख देंगे छोटा सा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखेंगे प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन हमारा क्या बनेगा, जल, जल रेडी होगा। देखिए एक ये भी हमने अपनी ही वही बात कह दी, जब हम अपनी बात को इस तरीके से लिख देते हैं, इसे बोलते हैं समीकरण। तो देखिए इसमें सब हमने हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं, इसे बोलेंगे शब्द समीकरण, ठीक है। और हमने जो बड़ा सा बोला था जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाते हैं, वो तो एक परिभाषा का रूप था, समझ गए आप। तो ये होता है हमारा शब्द समीकरण, वो परिभाषा है। अब इसी चीज को अगर हम कुछ संकेतों के माध्यम से लिख दें कि हाइड्रोजन को H2 लिख देंगे, प्लस साइन लगा देंगे, ऑक्सीजन को O2 लिख देंगे, ये दोनों मिलते हैं तो 2H2O बनाएंगे, यहाँ पे 2 और लगाना पड़ेगा, ये बना के रेडी करते हैं। तो ये जो लिखने का ढंग हुआ, ये तो हमारा शब्द समीकरण है, और ये क्या है, हमारा समीकरण सूत्र है। देखिए सूत्र बना दिया हमने, है ना, दोनों के दोनों रासायनिक समीकरण ही है, बस इसको शब्दों में लिख दिया हमने, और इसको हमने कुछ संकेत के माध्यम से, हाइड्रोजन का संकेत होता है H2, ऑक्सीजन का होता है O2, इस तरीके से हमने संकेत बना दिए। जब हमने संकेत बनाए तो हमारा लिखने का वही बात थी, लिखने का ढंग बदल गया, बात वही थी, ढंग बदल गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण, यानी कि अपनी बात को समीकरण के माध्यम से लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाएगा। आइए परिभाषा देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से, इसका प्रतीक S था, इसका ये था, और सूत्र के माध्यम से एरो वगैरह बना देता हूँ, सूत्र कहलाता है केमिस्ट्री में। सूत्रों की सहायता से लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे पास एक HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड था, मिला बना क्या हमारा ये NaCl सोडियम क्लोराइड, और H2O जल बन गया। तो हमने इतना तो नहीं लिखा कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो हमको सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है, इतना नहीं लिखा। सिर्फ हमने उनके छोटे से क्या लिख दिए, संकेत लिख दिए। जैसे संकेत लिखे, ये हमारा समीकरण सूत्र बन गया, यानी रासायनिक समीकरण बन गया। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके 2 एग्जाम्पल और लिखेंगे, ये देखिए, ये हमारे रासायनिक समीकरण के सूत्र है, ठीक है। आगे देखेंगे, हाँ, समीकरण को संतुलित करना। देखिए आपको पता है जब भी आप समीकरण लिखेंगे तो उसमें 2 भाग हो जाएंगे। एक हो जाएगा, आप मान लेते हैं कि ये A + B हमने ले लिया है, ये होगा अभिकारक वाला भाग, और यहाँ पे बन रहा है C + D। मान लेते हैं 2 उत्पाद बन गए हैं, तो एक भाग हमारा ये है और एक भाग हमारा ये है। अच्छा, ये जो बने हैं इन्हीं से तो बने होंगे, और तो कहीं से कुछ आया नहीं होगा, इन्हीं से तो बने होंगे। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे भाई, ये तो अभिकारक है, अभी आपने याद किया होगा, इसे कहते हैं अभिकारक। भाई एरो के लेफ्ट साइड में अभिकारक कहलाते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया करना, ठीक है। और ये बना के क्या रेडी करते हैं, उत्पाद, ठीक, ये आपको पता है। अगर यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोजन और यहाँ पे ले लिया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ बनेगा, भले उसके गुण अलग होंगे लेकिन होगा वही। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या बराबर होनी चाहिए, ऑक्सीजन की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ 5 ले लिए हाइड्रोजन और यहाँ रेडी कर दिए 25, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ 5 हो तो यहाँ भी 5 ही ऑक्सीजन आएंगे। तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं समीकरण संतुलन। दोनों तरफ का जो, इधर भी कुछ परमाणु होंगे, इधर भी कुछ परमाणु होंगे, इन दोनों की जो परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी कि अभिकारकों की परमाणु संख्या और उत्पादकों की परमाणु संख्या का मान बराबर होना ही समीकरण संतुलन कहलाता है। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिस समीकरण में दोनों ओर, इस तरफ और दूसरी तरफ, दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, परमाणुओं की संख्या बराबर हो। बताया था दोनों तरफ के परमाणु बराबर होने चाहिए, समीकरण संतुलन कहलाता है। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, दोनों के दोनों 2 बनने चाहिए। ये कितना बन गया, 2mg। एक चीज आप समझ लीजिए, ये आप देख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। एक चीज आप समझ लीजिए, छोटी सी चीज है, जिसे आती होगी वो आगे बढ़ा सकता है, और जिसे नहीं आता वो समझ लेगा। अगर जैसे ये लिखा हुआ है mg और यहाँ लिखा हुआ है 2, इस 2 का मतलब है कि केवल ये mg का गुणा नहीं कर रहा है, सॉरी, ये कर रहा है केवल mg का दुगुना, ठीक है। अगर केवल mg लिखा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके साथ में लिखा हुआ है 2mgO, अब ये बात बदल गई। ये जो 2 है ये mg के लिए भी 2 है और ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, यानी कि लिखा हुआ है 2 mg है और 2 ऑक्सीजन भी है। अब एक छोटी सी बात और, अगर ये लिखा हुआ है MgO2,
तो ये 2 केवल ऑक्सीजन का है, Mg का नहीं है। यानी कि जब नीचे आ जाएगा किसी के, ये जो 2 या 3 4 कुछ भी लगे, अगर ये नीचे आ जाए तो ये केवल उसी का होगा जिसके पास लगा है। यानी कि ये केवल किसका होगा, ये दो लगा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ O2 का ही होगा, यानी कि O का होगा, ऑक्सीजन का होगा, मैग्नीशियम से लेना देना नहीं है। अगर बाई चांस इसके आगे हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, अब बात बदल गई, ये 2 Mg के लिए भी था जैसे ये बताए थे हमने यहाँ पे, और ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी था। तो इसका मतलब ये है कि Mg जो है ये 2 हैं, और जो O है ऑक्सीजन, देखिए यहाँ से 2 और यहाँ से 2 और 2 दूनी 4, ऑक्सीजन हो गए 4। ये इसका मतलब है। आई होप आप समझ गए होंगे। 2-3 बार आप इसको बैक करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। वो देखेगा जिसको नहीं आता, ठीक है। अब आप देखेंगे इसको, यहाँ पे हमने ले लिया है, देखिए हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, देखिए यहाँ पे 2 और 2 2 4 हो गया। बताया था ये 2 इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है, और ये वाला 2 किसके लिए, केवल हाइड्रोजन के लिए, सबके लिए नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया 2H2 और O2, यानी कि हाइड्रोजन हो गए 4 और ऑक्सीजन हो गए 2, यहाँ से भी 2 दूनी 4 थे, यहाँ भी 2 दूनी 4 हो गए, बराबर है, समीकरण संतुलन है। आगे देखेंगे ऐसे ये भी हमारा हो गया। Fe3 है 4, यानी कि अच्छा H कितने यहाँ पे 4 ये और 2 ये, यानी कि 4 दूनी 8, 4 2 6 नहीं, 4 दूनी गुणा होता है, 4 दूनी 8, तो 8 हमारे हाइड्रोजन होने चाहिए। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन 4 है, 8 है कि नहीं है। हाइड्रोजन हमारे देखें यहाँ पे 4 यहाँ पे और 2 का गुणा यहाँ हो रहा है, यानी 4 दूनी 8 बराबर हो गए। ऑक्सीजन वहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ तो एक भी नहीं लग रहा, लेकिन देखिए ये 4 इसके लिए भी है और ये 4 इसके लिए भी है। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, ऑक्सीजन 4 है, ये देखिए ऑक्सीजन 4 है। ये 3 किसके लिए, ये 3 केवल Fe का है, बाकी किसी का नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, जो नीचे लगा है तो अपने बगल वाले का होगा, लेकिन अगर सबके बाहर लगा है तो सबका होगा। यानी कि ये 4 सबका है, ये 4 सबका है और ये 3 सबका होगा, लेकिन ये वाला 3 केवल Fe का है। ये मेन बात आपको कंसेप्ट समझना था। इसको बराबर करना है, यानी कि यहाँ पे संख्या, यहाँ पे संख्या, जितने भी परमाणु आएंगे सबकी संख्या अगर हमने बराबर कर दी तो उसे हम बोलते हैं समीकरण संतुलन। आई होप आप समझ गए होंगे। देख लीजिए बढ़िया से, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। हाँ, अब आता है अभिक्रिया के प्रकार। देखिए रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो कुछ प्रकार होंगे उसके। आइए देख लेते हैं कैसे कितने प्रकार की होती है। तो देखिए यहाँ समझ लेंगे रफली। रासायनिक अभिक्रिया आपके सिलेबस में जितने प्रकार की हम यहाँ लिख देते हैं। एक होती है हमारी संयोजन अभिक्रिया, एक है हमारी संयोजन, एक आपकी है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है अपघटन, अपघटन। एक और आपकी अभिक्रिया है उसका नाम है विस्थापन, विस्थापन। एक और है आपकी, उसका नाम है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। और भी है कुछ कुछ अभिक्रियाएं, जैसे कि छोटी है उसका नाम है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी। छठी हो जाएगी ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और यहाँ पे हैं जैसे कि हाँ ऑक्सीकरण, और एक और है आपकी अपघटन। ऑक्सीकरण, यहाँ होगा अपचयन। तो आपको ये 8 पढ़नी है। इसमें से हमने अभी यहाँ पे समझाया संयोजन। देखिए संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का शब्द का मतलब ये दो चीज़ों का जुड़ना, दो चीज़ें हों, चार चीज़ें हों, जुड़ करके इकट्ठे हो जाना, बस संयोजन वही होता है। परिभाषा वही होगा, जब 2 होंगे पदार्थ या 2 से ज़्यादा होंगे, 10 होंगे, कितने भी होंगे, सब मिल करके एक बन जाए, कई सारी चीज़ें मिलें और इकट्ठे एक हो जाए, इसे हम बोलेंगे संयोजन। तो सिंपल सी परिभाषा इतनी है। देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी कि 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, सिंगल थोड़ा इकट्ठा होने वाला है, अधिक पदार्थ मिल करके एक ही उत्पाद बना देते हैं। बताया था इधर वाले अभिकारक, इधर वाले उत्पाद। देखिए यहाँ पे 2 हैं, दोनों मिल करके एक बन गए,
दो मिलकर के एक भी इकट्ठा हो गए, ये दो मिलकर के एक बन गए। ये कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन। दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, एक साथ आ जाएंगे भाई साहब, हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। आई होप आप समझ होंगे, बड़ा सिंपल था। अच्छा, संयोजन अगर होगा तो वियोजन का मतलब क्या होगा? टूटने। अब टूटेगा कई टाइप से, ये टूटने वाला समझना है, मेन पेपर में यही आएगा, ठीक है। देखेंगे, हाँ, अपघटन। अपघटन का मतलब होता है एक चीज का कई भागों में टूट जाना। कोई एक चीज है, कई सारे भागों में टूट गई, ठीक है ना। संयोजन में क्या था? कई सारी चीजें थी, इकट्ठे होके एक बन गई। वियोजन जस्ट उल्टा होता है, एक चीज कई भागों में टूट जाएगी, इसे क्या कहेंगे हम लोग? वियोजन या फिर अपघटन। डन। अब देखेंगे, हाँ, जब एक यौगिक, देखिए यौगिक का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका फार्मूला फिक्स बन जाए, जैसे H2+O2, ये दोनों मिलते हैं तो कंफर्म जल ही बनेगा और कुछ नहीं बनता, और कुछ बनेगा ही नहीं। अगर ये बन रहा है तो इसका फार्मूला फिक्स होता है जल का। जल का क्या है? फार्मूला फिक्स है। जिसका फार्मूला फिक्स हो, जिसका क्या हो? फार्मूला फिक्स हो, जिसका फार्मूला फिक्स हो। अगर जिसका फार्मूला फिक्स यानी कि बन गया, उसे हम कहेंगे यौगिक। जिसका नहीं बना, मिश्रण होता है। जैसे हमारा ब्लड जो बहता है बॉडी में, इसको कोई फार्मूला नहीं है। अगर फार्मूला होता तो हम लोगों ने ब्लड बना लिया होता, लेकिन फार्मूला ही नहीं है। नहीं है तो हमको ब्लड को एक्सचेंज करना पड़ता है ब्लड बैंक में जाकर के। यानी कि ब्लड का क्या है? ब्लड का हमारे ब्लड ब्लड क्या है? एक मिश्रण है। अब किसका कितना मिश्रण है पता नहीं। अगर ये पता होता तो हम लोगों ने क्या किया होता? ब्लड बना लिया होता, और इंडिया में ब्लड की जो किल्लत है वो खत्म हो गई होती। लेकिन वो जरूरी भी नहीं है बन जाए, है कि नहीं। किसी को लेना देना ही नहीं है तो काहे के लिए बनाएगा कोई। अच्छा, इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है ना। यौगिक क्या होते हैं? जब कोई बना, यौगिक तो समझ में आ गया होगा ना। अपघटन बता रहे थे, कोई एक चीज कई भागों में टूट जाए उसे क्या कहेंगे? अपघटन कहेंगे। जब कोई एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं अपघटन। अब देखिए, अपघटन कई टाइप का होगा। कैसे अपघटन टूटेगा? नॉर्मल है, जैसे किसी चीज को हमने क्या किया? ऊष्मा दे दिया। ऊष्मा मतलब गर्म कर दिया, ऊष्मा दे दी, गर्म कर दिया, टूट जाएगा पट से। अच्छा, एक और कर सकते हैं हम लोग, उसमें क्या कर सकते हैं? उसको सूरज में छोड़ दें, यानी कि सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में अगर छोड़ देंगे, आपके सिलेबस में यही चीज़ है। सूरज की लाइट में छोड़ देंगे, अपने आप खराब हो जाएगा। कुछ चीज़ सड़ जाती, खराब हो जाती, वैसे ही कुछ खराब हो, इसमें भी हो जाएगा। अच्छा, एक और, इसमें हमने करंट लगा दिया, यानी कि विद्युत द्वारा, विद्युत द्वारा करंट लगा दें, करंट लगा तोड़ देंगे तो विद्युत द्वारा हो जाएगा। अब करंट लगा के जब तोड़ेंगे तो भैया इन सब में अपघटन लगेगा, तो लिखेंगे ऊष्मा, ऊष्मीय अपघटन, सूर्य के प्रकाश द्वारा अपघटन, विद्युत अपघटन। ये सब अपघटन थोड़ा लगाने के बार बार चीजें। अपघटन हो रहा है तो कई प्रकार का हो रहा होगा। आइयो आप समझ गए होंगे। एक एक को समझा दें हम। हाँ, पहला होगा ऊष्मीय अपघटन, यानी कि गर्मी से टूट जाए। कैसे? देखिए, हमने ले लिया है क्या चीज? कैल्शियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, CaCO3। ये हमारा होता है सफेदी, जो चूना पेंट किया जाता है ना, उसका फार्मूला होता है CaCO3। संगमरमर का भी यही फार्मूला होता है, चमकता है बढ़िया से। इसको क्या करेंगे ना, अगर हम हल्का सा गर्म करेंगे ना, गर्म का डेल्टा साइन होता है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर में परिवर्तन को ऐसे डेल्टा दिखाते हैं केमिस्ट्री में। हर जगह अलग अलग रूप होता है, बस ये समझिए डेल्टा का मतलब होता है किसी चीज का परिवर्तन बताना। कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया, इसको जब हम गर्म करेंगे तो भैया हमारा CaO अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल के भाग जाएगी। ये CaO हमारा होता है चूना, और ये हमारी तो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हमारा होता है संगमरमर का फार्मूला, संगमरमर। अब ये नहीं कि संगमरमर का फार्मूला है तो संगमरमर यही है। जैसे आप ग्रेजुएशन कर लेंगे तो आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर ग्रेजुएशन करने वाला दरोगा बन जाएगा, पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। ये संगमरमर होता है, वैसे इसका फार्मूला ये है, यही संगमरमर नहीं है, इसी रूप में संगमरमर होता है। राजा भैया, हाँ, वो लग जा, ठीक। अब एग्जाम्पल इसके ले लेंगे, जैसे कि कुछ हमारा, अच्छा, बनता कैसे बता दें, निर्माण में बताएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने गर्म किया, ये बन गया PbNO3। इसको बोलते हैं, पीबी को बोलते हैं लेड, पीबी को बोलते हैं लेड। ये है लेड नाइट्रेट। इन सबके नाम अगर आपको नहीं आता तो आपको 9th में सिखाया गया होगा, हम कभी एक क्लास लेकर के सिखा देंगे नाम बनाना, नाम बोलना कैसे जाता है। जैसे ये हमारा, इसको मिलाया, इसको जब हमने क्या किया, हल्का सा गर्म किया, सब में गर्म वाला साइन आप बना लेंगे।
सबको हमने गर्म किया तो ये हमारा लेड अलग हो गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो गया। वैसे इसको गर्म किया तो ये हमारा अलग अलग हो गया। ठीक, बड़ा सिंपल सा था, समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा, हाँ विद्युत अपघटन। जब वैद्युत और विद्युत आप एक ही समझेंगे अभी तो, ठीक है ना, एक ही बात है। हमने जब करंट लगा किसी चीज को तोड़ दें, अब जब करंट लगाएंगे तो उसका चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बना के दिखा देते हैं, पेपर में लिखना भी है, आएगा वैद्युत अपघटन क्या है, परिभाषित करें तो लिखेंगे विद्युत के द्वारा जब किसी यौगिक को, यौगिक मतलब किसी चीज का फार्मूला बन गया, विद्युत के द्वारा जब किसी चीज को तोड़ करके कई भागों में बांट दिया जाता है उसे बोलते हैं वैद्युत अपघटन। इसका फार्मूला तो परिभाषा समझ गए होंगे। एक दो एग्जांपल इसमें तो कोई चिपका दीजिएगा, चित्र लेकिन बड़ा जरूरी होता है। चित्र कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे एक बाल्टी टाइप का बना देना आप, ठीक है। और इसमें आपको दो लगाने हैं इलेक्ट्रोड, ये शब्द आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रोड वाले, ऐसे करके दो छड़ लटकाइएगा, ठीक है। और इसमें बढ़िया से आप पेंट कर दीजिएगा ऐसे, डन, ऐसे करके आप इसमें पेंट कर दीजिएगा। इलेक्ट्रोड क्या होता है ना, इसमें धारा वारा बह जाती है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब किसी एक को आप ऐसे करके प्लस बना देना और किसी एक को आप ऐसे करके माइनस बना देना, ठीक है। और यहाँ से जब ये बना दिया है तो भाई इसको जोड़ना ही पड़ेगा। जब प्लस वाला है तो बड़ा होता है इस तरफ, ठीक है, प्लस वाले की तरफ याद रखिएगा, ये बड़ा वाला साइन होता है ना, ये प्लस होता है और ये छोटा वाला माइनस होता है। दोनों से धारा नहीं बहती है, प्लस वाले से धारा बहती है, माइनस से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डन। और ये क्या लगा दिया हमने, सेल नहीं है, देखिए एक प्लस एक माइनस, ये प्लस होता है बड़ा वाला, ये छोटा वाला माइनस होता है, ये बनाते हैं सेल। एक होगा तो सेल, और कई सारे होंगे तो इसको सेल 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 नहीं कहेंगे। कई सारे अगर आ गए तो सेल सेल नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग, बैटरी, इसे कहते हैं बैटरी। इसमें बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, सिंपल सा हो गया, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, हटा देते हैं इसको, ये हमने लगा लिया, ठीक। इसके अंदर हमने डाल दिया H2O, जल बना देते हैं, जल वाला डाल करके, ठीक है। हमने क्या किया, ऐसे ऐसे करके जल डाल दिया, ये भाई साहब पूरा जल भर गया इसके अंदर, ठीक है। अब जब इसके अंदर हम भर देते हैं, हाँ ठीक। अब जब इसके अंदर हम धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि करंट जब डालेंगे ना, तो ये इसके अंदर जो बेचारा H2O होगा, H2O यानी कि जल जो होगा, ये दो भागों में टूटेगा। और कौन कौन से भाग होंगे, एक इसका भाग जो टूट के अंदर बिखर जाएगा वो होगा हमारा H, अच्छा H प्लस टूटेगा और O माइनस टूटेगा। अब आप यहाँ देखिए, इसके पास अगर प्लस वाला है तो यहाँ से प्लस वाली धारा बही होगी और ये पूरा प्लस प्लस हो गया होगा, ये माइनस वाला हो गया होगा पूरी तरीके से, डन। अगर इसमें से टूटा है H प्लस और O माइनस, तो भैया ये पूरा प्लस अपने से है, ये पूरा प्लस वाला पार्ट है, ठीक है ना। इसको लगा देते हैं ऐसे करके, सब ये प्लस हो गए होंगे, ये पूरा प्लस वाला पार्ट है। अच्छा इसमें क्या हो गया होगा, ये सब माइनस वाले पार्ट है, ठीक है, ये सब माइनस है। जब ये टूटे होंगे H प्लस और O माइनस, देखिए इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, इसी के पास जाएगा, नहीं जाता, उल्टा होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब एक दोनों के दोनों समान आवेश वाले होंगे, यानी कि इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, तो प्लस वाले के पास नहीं जाएगा। ये H प्लस जितने होंगे सब ये वाली रॉड में चिपक जाएंगे माइनस वाले की तरफ, यानी कि H प्लस सब इधर इकट्ठा हो जाएंगे, H प्लस और ये अच्छा पानी के अंदर ही रहेंगे, H प्लस सब इधर H प्लस क्या होंगे, सब लाइन से लग जाएंगे। और O वाले सब यहाँ चिपक जाएंगे, O माइनस सब O माइनस यहाँ लग जाएंगे। समझ गए आप, बस इतना ही बना देंगे आप, बात बन जाएगी। यहाँ लिख देंगे बढ़िया सा, वैद्युत अपघटनीय विधि, वैद्युत अपघटनीय विधि, वैद्युत अपघटनीय विधि। आपने जैसे ही इसको लिखा बस आपको पूरे नंबर मिल गए। वैद्युत अपघटनीय विधि यही होती है, जब धारा प्रवाहित करके हम किसी चीज को तोड़ देते हैं उसे बोलते हैं विद्युत अपघटनीय विधि। एग्जाम्पल देखेंगे, ये जल वाला मैंने बता दिया, ऐसे होता है सोडियम क्लोराइड और ये होता है हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों हमारे हो जाएंगे। इन सब में से आप किसी भी एक एग्जाम्पल को लिख देंगे पेपर में, बात बन जाएगी। सभी बच्चे यही लिखना, सभी लोग यही लिखना, पेपर में भी यही है और आपके सिलेबस में भी यही है। देखिए सिलेबस में जो है वो लिखेंगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को भी। आई होप समझ गए होंगे आप, बड़ा सिंपल था। अगला देखेंगे, हाँ प्रकाश के द्वारा। हमने देखा होगा घरों में कुर्सी होती है, सब आदमी घर में कुर्सी ऐसी जरूर होती है, जो होती तो है लेकिन पता नहीं चलता, उसमें कपड़े पड़े होते हैं, पता है ना। ऐसे ही अगर एक हमने कुर्सी को लेकर के छत पे डाल दिया, कुछ दिन उसका रंग मंग सब उड़ जाएगा। क्या हुआ, धूप ने सब रंग को अपघटन करके उड़ा दिया, तोड़ दिया, रंगों को आपस में तोड़ तोड़ के क्या किया, सब रंग धीरे धीरे करके उड़ा दिया, बदरंग हो गया और कुछ दिन में वो कुर्सी टूट जाती है। क्या हुआ, सूरज ने तोड़ दिया। अब देखेंगे
प्रकाशीय अपघटन में भी सेम होता है। जब सूर्य के प्रकाश की वजह से जब सनलाइट की वजह से हमारा क्या हो, किसी चीज में कोई दो तीन चीजें टूट जाए, आपस में टूट फूट के अलग अलग हो जाए, उसे हम बोलेंगे प्रकाशीय अपघटन। अब परिभाषा लिखेंगे कैसे इसकी। सूर्य के प्रकाश के कारण जब किसी पदार्थ का अपघटन हो जाता है उसे प्रकाशीय अपघटन कहा जाता है। इतना ही लिखना है बस। क्यों, इसमें एकांक दुकांक ये सब फर्जी शब्द मत लगाना। देखो वही याद करना है जो हमको समझ में आए। अब ऐसी भाषा क्यों याद करें जो हमको पेपर के बाद काम ही ना आए, है कि नहीं। कठिन पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्रकाशीय अपघटन, भाई प्रकाश कहाँ से होता है, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत कौन सा है, ये लाइटें थोड़ा है, सूरज की लाइट है। अगर उससे कोई चीज टूटेगी तो उसे बोलेंगे हम लोग प्रकाशीय अपघटन। परिभाषा हमने आपको बता दी अभी। एग्जाम्पल क्या होगा देखिए, एजी को बोलते हैं सिल्वर और सीएल लगा हुआ है तो क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, समझ गया। एक होता है सिल्वर नाइट्रेट, एक होता है AgNO3, ये आप याद रखेंगे AgNO3, इसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट। इसका काम क्या होता है, चुनाव देखा है सबने, चुनाव होता है तो एक स्याही लगाता है नाखून में, लगाता है ना, बस वही वाली स्याही है। ये क्या होती है ना, चुनाव वाली स्याही है, ये चुनाव की स्याही। याद आ गया, इसको सिल्वर को देख करके याद आ गया तो बता दिया आपको। चुनाव की जो स्याही होती है उसको सिल्वर नाइट्रेट से बनाते हैं। जब वो लगा देगा ना तो कितना भी आप धो लो 3-4 दिन जाने वाला नहीं है। वो जाएगा कब, 2-3 दिन जब सूरज की लाइट पड़ेगी तो सिल्वर अपने आप क्रिया करके उड़ जाता है। यानी कि सिल्वर जो है ना, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये जितने भी सिल्वर वाले हैं ये सब के सब सूरज से क्रिया कर रहे हैं। इसका मतलब जो चांदी है सूरज से क्रिया करेगी, वो कब, जब किसी के साथ मिली हुई है, अलग हो जाती है तोड़ ताड़ के। इसका मतलब अगर हमको सिल्वर का कोई भी चीज है, अगर उसको हमने डायरेक्ट धूप में रख दिया तो क्रिया करके अलग अलग हो जाएगा, तो हमको कहाँ रखना पड़ेगा, ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से सूरज की डायरेक्ट लाइट ना पड़े, और पड़े भी तो कोई मतलब ना हो, काली बोतल में। इसमें काली बोतल में, पेपर में यही क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से किसको काली बोतल में रखा जाता है, तो आपको ढूंढना नहीं है निम्न में से किसको, याद रखना कि सिल्वर किस में लगा है, बात खत्म। सिल्वर जिसमें भी लगा होगा उसको काली वाली बोतल में, हमको उसी में रखना है, काली वाली बोतल में, क्योंकि काली वाली बोतल रंगहीन है ही नहीं, रंगहीन है, करिया रंग की बोतल है, एकदम काली कलर की बोतल है, उसमें कोई भी लाइट पड़ेगी वो अंदर जाने नहीं देगा, सब वहीं खत्म कर देगा। समझ गए आप भाई, लाइट अगर आर पार होगी तब ना सिल्वर में टच होगा, जाएगी पता ही नहीं चलने देगा लाइट कहाँ गई। तो क्रिया अगर सिल्वर को हमको बचाना है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इनमें किसी एक को हमको क्रिया नहीं करने देना है, तो कहाँ रखेंगे, काले कलर की बोतल में। डन, ये समझ गए आप। यानी कि सिल्वर क्लोराइड जब क्रिया करेगा तो सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग हो जाएगा, सिंपल है। सिल्वर अलग, ब्रोमीन अलग, सिल्वर अलग, आयोडीन अलग, अलग अलग हो जाएंगे, किसकी वजह से, सूर्य के प्रकाश के कारण। इस घटना को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाशीय अपघटन। सिंपल सा था ना, बड़ा आसान सा है। आगे देखेंगे, हाँ जी, विस्थापन, उठा पटक अभिक्रिया यही है। विस्थापन का मतलब क्या होता है, हम कहीं भौकाली आदमी थे, हम कहीं गए, जाते जाते हमने एक लात मारी, कुर्सी खाली करा के बैठ गए, बस यही हमारा विस्थापन है। ठीक, 2-3 लोग बैठे थे, हम अकेले ही गए, चाहे 2-3 लोगों को लेके गए, इतना दबदबा था कि जाते जाते एक लात मारे, एक कुर्सी खाली फट से बैठ गए, इसे कहते हैं विस्थापन। ये हम थे 2-3 यहाँ बैठे हुए थे साथ में, हमने कहा कि चलो यहाँ मेरा नाम लिख देते हैं, ये सब है, लात मारी हमने, भाग यहाँ से, यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे उसको रख लिया और इसको बेचारे को मार के भगा दिए, विस्थापन अभिक्रिया यही है। अच्छा, हमने उसको क्यों लात मार दी, बेचारा झेल गया, क्योंकि हमारे अंदर ताकत ज़्यादा थी, तो बस यही समझ लीजिए। तो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल वाले को हर जगह मार के भगा देता है, भाग यहाँ से, बस यही क्या होगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। ज़्यादा पावरफुल वाला कम पावरफुल वाले को भगा दे। अब पावरफुल कहाँ से लिखेंगे हम लोग, बेकार हो जाएगा। पावरफुल क्रियाशील में इसमें होता है विस्थापन, यानी कि केमिस्ट्री में पावरफुल वाले को लिखते हैं हम लोग क्रियाशील, ज़्यादा क्रियाशील है वो पावरफुल ज़्यादा है। मतलब ये समझिए, ज़्यादा क्रियाशील है ना तो फट से कहीं क्रिया करके बैठ जाएगा, और जो कम क्रियाशील होगा उसको भगा देगा वहाँ से, बस इतना ही लिखना है। जब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, भगा देगा। अच्छा, कम क्रियाशील अगर कहीं जुड़ा होगा तो किसी ना किसी के साथ जुड़ा ही होगा, जुड़ने को तो फार्मूला बन जाएगा, और जब फार्मूला बन जाएगा तो उसको कहते हैं यौगिक, तो वही लिखा होगा। जब अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से क्या करे, भगा दे,
जैसे ये था हमारे पास ए और ये बी और सी बेचारे एक साथ थे, पावरफुल था, मारा 2 लात, बी को क्या किया, भगा दिया और ए के साथ अपना रिलेशन बना करके रह गया और बी बेचारा कोयना पकड़ लिया। तो इसमें क्या हुआ, ये पावरफुल ज़्यादा होगा और ये बेचारा बी होगा कम पावरफुल, मार के भगा दिया 2 लात। समझ गए आप लोग, ये कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन। बी का क्या हो गया, विस्थापन हो गया, बोरिया बिस्तर लपेट लिया। तो आपको भी ताकतवर बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को लात मार के भगा दो, कोई आपको ना मारे, ठीक है नहीं। ये ना कि देखिए जिसके पास हथियार हैं उससे आदमी डर के मारे ही कोई नहीं लड़ता। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप हथियार खरीद लो। जैसे लोग कहते नहीं है कि हमारी लड़ाई बहुत कम होती है, उसका 2 कारण है, या तो वो लड़ाई होते पिट जाएगा तभी कोई मारता नहीं, क्या मारे उसको, मर मुरा जाए, या फिर वो आदमी खूब पावरफुल है, उसको पता है कि अगर उससे कोई लड़ाई हुई तो इतना मार मारेगा जिससे हुई होगी वो बचेगा ही नहीं। जब बचेगा नहीं तो आदमी क्यों लड़े बिना मतलब का। समझ गए आप लोग। अब इस पे आ जाते हैं ना, काफ़ी मारपीट हो गई। एग्जाम्पल देखेंगे, जिंक की क्रिया किससे करा दी हमने, भैया कॉपर सल्फेट से क्रिया हो रही है। कॉपर को देखो धीरे से उसने क्या किया, निकल यहाँ से हटा दिया, यानी कि कॉपर ज़्यादा क्रियाशील नहीं होगा, जिंक ज़्यादा क्रियाशील होगा। बेचारा चला गया एक ही बार में यहाँ से। अच्छा यहाँ से Fe ने भी Cu को हटा दिया, ये क्या चक्कर है। अच्छा यहाँ पे Cu ने Ag को हटा दिया, अरे यार ये क्या चक्कर है, अभी सब इसको मिल के हटा रहे थे कॉपर को। कॉपर बेचारा अपनी जगह छोड़ के भाग रहा था, अब कॉपर ताकतवर हो गया। ये मतलब हमको याद करना होगा कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है, तभी ना समझ में आएगा। आइए देखिए समझ लेते हैं इसको हम लोग। जैसे यहाँ पे हमको लिखेंगे, जो जैसे लिखेंगे आपको वैसे याद कर लेना, ठीक है ना। एक हम शब्द बोलेंगे, आपको वैसे बोल देना है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। बोल लेंगे ना, आइए बोलिए साथ में। बोलेंगे जैसे कि काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता है, कौन है, कौन, ओहो हिल गया क्या कौन के चक्कर में, कौन है, आगे आओ। वो कैसे लिखा है, हाँ आगे आओ, बस इतना ही याद रखना है। एक आदमी हो, क्या नाम है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो वो क्या पूछ रहा, कौन है, आगे आओ। बस इतना याद रखना है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ, कौन है, आगे आओ। बस बोल लेंगे ना, भाई 4-5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। आप इसको पॉज करो और कम से कम 10 बार बोल लो उंगली गिन। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। 10 बार बोल लो, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। अच्छा ही तो है, 10 ही बार में याद हो गया। अब इन सबके नाम याद कर लेते हैं, कैसे। भैया काशी का मतलब क्या होगा, काशी को लिखना आपको के से, के। नाथ को लिखना है NA, का को लिखना है CA। भाई हो गया ना, काशी नाथ का माली MG, माली आलू AL, जरा ZN, फीके PB, फीके 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 FE होगा ना, फीके पकाता होगा ना, PB है, ये याद रखेंगे, है ये वाला हाइड्रोजन है। कौन CU, कौन है HG, आगे AG, आओ AU। अगर ये याद हो गया भाई साहब आपकी बात बन गई। ये तो C है का। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। बन गई ट्रिक बढ़िया सी। इतना याद हो गया, आपका पेपर हो गया। ये पता चल जाएगा कि भैया कौन ताकतवर। अरे बढ़िया से देखो आप, जो नीचे पड़ा होगा ताकतवर कम होगा, ऐसा नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन यहाँ पे आप समझ लेंगे। इसमें फिलहाल तो आपको यही समझना है कि जो भैया इसमें क्या है, ऊपर, जो भी ऊपर है वो ज्यादा क्रियाशील है, और जो हमारा नीचे है वो हमारा क्या है, कम क्रियाशील है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे ज्यादा क्रियाशील होते जाएंगे। ये ऊपर वाला कैसा होगा, ये ऊपर वाला होगा अधिक क्रियाशील, ये होंगे हमारे अधिक क्रियाशील।
ओह वाह, कितना घटिया लिख दिया मैंने, फिर से लिख देते हैं। अधिक अधिक क्रियाशील, यानी कि ऊपर जाएंगे क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? पोटेशियम होगा इन सब में। उसके बाद इसके बाद सोडियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, जिंक होगा, फेरिक होगा, लेड होगा, हाइड्रोजन होगा, कॉपर होगा, पारा, Hg को पारा बोलते हैं, Ag सिल्वर, Au सोना, अर्नेनियम होता है सोना। डन। अब ये सब हम हटा देते, गोले गोले अच्छा नहीं लग रहा देखने, हाँ हटा दिया। डन। इसको आप ऐसे बोलेंगे 10-20 बार बोलेंगे, आ जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे आएंगे क्रियाशीलता घटती जाएगी। यानी कि ऊपर वाले खूब क्रिया करेंगे और नीचे वाले क्रिया बहुत कम करेंगे, कौन नहीं करें। यानी कि ये क्या होगा? क्रियाशीलता बढ़ेगी ना, क्रियाशीलता बढ़ेगी। अब इसको हम वहां इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखो, जैसे जिंक की हमने CuSO4 के साथ क्रिया करा दी, जरा देखो जिंक ऊपर है कि कॉपर? जिंक ऊपर है कि कॉपर? ओहो, देखते हैं जिंक ऊपर है कि कॉपर। देखो कहाँ है जिंक, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? जिंक, जिंक ये रहा जिंक, ठीक है ना। कॉपर कहाँ है? कॉपर ये रहा। अब देखो इन दोनों में ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? ज्यादा क्रियाशील जिंक होगा। जो ऊपर होगा वो नीचे वाले क्या करेगा? चल निकल यहाँ से, ये समझेंगे आप। ऊपर वाला नीचे वाले को भगा देगा। तो ऊपर वाला तो जिंक ही है और नीचे क्या है? कॉपर। ऊपर वाला नीचे वाले को भगा देगा, ऊपर वाला नीचे वाले को भगा देगा, ये बेचारा भगा कोने में। ऐसे FeCuSO4, Fe ने देखो कॉपर को भगा सकता है क्या? Fe कहाँ है? Fe ये रहा, CuSO4 ये रहा, बनेगा Cu यहीं पे ना। तो ये क्या करेगा भैया? भगा देगा। अब भगाने का सीधा सेंस समझिए आप, ये कहाँ गया Cu? हाँ, Fe आएगा, Cu को भगाएगा और उसके साथ जुड़ जाएगा। देखो Fe आया, Cu को भगाया, ये यहाँ जुड़ गया। ऐसे आप उसका मिला लो। कॉपर देखो Ag से ऊपर है क्या? बेचारा ये रहा Ag, इसके हिसाब से कॉपर ज्यादा है, तगड़ा वाला, क्रियाशील ज्यादा है। कॉपर आएगा, Ag को क्या करेगा? चल निकल, भगा दिया यहाँ से। आई होप आप समझ गए होंगे, इतना आसान सा था। बस ये मेन है, इसको याद कर लीजिए, 10th का पेपर पार हो। 11th में कुछ नया याद कराया जाएगा, अरे वहाँ की वहाँ देखी जाएगी, पहले अपनी दुनिया तो बने। समझ गए आप लोग? आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा टॉपिक भाई, द्विविस्थापन। उसमें तो एक ही बार भाग रहा था, इसमें क्या होगा? दो दो बार भागेंगे। दो दो बार कैसे भागेंगे? देखिए, बड़ा आसान होता है। ये है ए, अच्छा छोड़ो, ए भी किनारे करो। मान लो कि हमारी एक गर्लफ्रेंड है और हमारे दोस्त की भी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक। हम दोनों ने कभी किसी से मिलवाया नहीं एक दूसरे से, हम उसको लेके गए, वो उसको लेके आया, दोनों लोग पार्क में गए, बैठे, हम दोनों ने अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा, उनके लिए कुछ लेने चले गए, खाना पीना। हम पहले लौट के आ गए, वो बाद में आ पाया। जब तक आया तो हमको तब तक उसकी वाली थोड़ी ठीक लग गई, मेरी बातचीत हो गई, उसको मेरी वाली ठीक लग गई, उसकी धीमे से वहाँ सेटिंग बन गई। तो हम दोनों ने किया क्या? अपने पार्टनर से सेटिंग बदल ली। बस भैया यही होता है हमारा द्विविस्थापन। आइए देखते हैं कैसे। ये बड़ा फेमिलियर एग्जाम्पल है, फट से आ गया होगा, हम समझ गए ना। जैसे ये ए और बी एक साथ थे, भाई हस्बैंड वाइफ समझ लो, चाहे कि दोस्त, बढ़िया समझ लो, कुछ भी तुम समझ लो अपने हिसाब से, ये दोनों एक साथ थे। दूसरा हमारा सी और डी एक साथ थे, दोनों गए कहीं मिले, कुछ भी पता नहीं क्या किए, एक जगह इकट्ठा हुए, ए ने फटाक से सी से व्यवहार बना लिया और बी ने इससे बना लिया, दोनों अलग अलग हो गए। यानी कि ए सी बन गया और यहाँ पे बी डी बन गया। अरे वाह भैया, पार्टनर बदल लिए ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? एक अगर भगता तो विस्थापन, दोनों बदल लिए तो बोलते द्विविस्थापन। एग्जाम्पल समझेंगे, ये समझ में आ गया ना। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे ऐसे, जब दो पदार्थों के या दो यौगिकों के, दो यौगिक होंगे, एक भैया ये फार्मूला बनाया होगा, एक ये फार्मूला बनाया होगा, जब दो यौगिक आपस में अपने आयन बदल लें, आयन मतलब कि इसके पास प्लस होगा, इसके पास माइनस, इसके पास प्लस होगा, इसका माइनस, भैया इसके प्लस वाले ने उससे बना लिया, इसके माइनस वाले ने इससे बना लिया, आयन बदल लिए ना, बस आयन लिखना है। जब दो यौगिक आपस में आयन बदल लेते हैं, अपने अपने क्या करें? आयन बदल लें, यानी कि एक दूसरे से परमाणु बदलने बोल दो आप लोग, एक दूसरे से क्या करें? परमाणु बदल लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। समझ गए? बड़ा सिंपल सा था यार, ये नहीं समझे तो फिर क्या समझे? ये बस संभल के रहे ना अपने दोस्तों से भाई साहब, है कि नहीं? जब पार्क वार्क में जाना तो उसको ले मत जाना, वो बदल दे, है कि नहीं?
अब बदल देगा तो तुम्हें भी खराब मिल जाए तो अच्छा मिल जाए, लेकिन दूरी बना के रखना है। जैसे हमारा NaSO4 था, देखो एग्जाम्पल लिख देते हैं, NaSO4 वो किससे मिल रहा है, BaSO4, BaCl2 है, ठीक। अच्छा, ये दोनों को दोनों जब एक ही मिलाएंगे तो ये भैया टूटेगा, ये Na अलग टूटेगा, SO4 अलग टूटेगा, टूटेगा ना, ये Ba अलग टूटेगा, काम अक्की बैठ गई, हाँ, Ba अलग टूटेगा और Cl2 अलग टूटेगा, Cl टूटेगा, Ba+ अलग होता है, दोनों अलग अलग टूटेंगे, होगा क्या, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये तो अपने में जुड़े थे ना, प्लस माइनस, दोबारा जुड़ेंगे क्या, नहीं, ये दोनों क्या करेंगे, अपने अपने आयन बदल लेंगे, बस यही तो घटना होगी, NaCl बन जाएगा, NaCl, और ये क्या बनेगा, BaSO4, बड़ा सिंपल है ना, Ba2 होगा वैसे तो, Ba2, अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, BaSO4, ये बड़ा सिंपल सा बन गया, वही बना है देखिए वहां पे, फिर से लिख दिया, ठीक है ना, ये इसके साथ मिला टूट के, ये भैया NaCl बना लिया और Ba ने SO4 बना लिया, हो गया द्वि विस्थापन, सारे द्वि विस्थापन के एग्जाम्पल है, अब सबको नहीं पढ़ेंगे, आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल, मजा आ गया, बस ऐसे याद करना, देखो परिभाषा बनी हुई, जब दो यौगिक अपने आयन बदल लें, बड़ा सिंपल है यार, आयन अभी समझाया ना, परमाणु बदल ले चाहे आयन बोलो आप, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देखें, ऑक्सीकरण, अरे बड़ा आसान है, ऑक्सीजन का कहीं क्या करना, जुड़ जाना, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है, बस सिंपल है, ऑक्सीकरण जुड़ गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन चला गया, अब चयन, ऑक्सीकरण का कहा क्या, हाँ, ऑक्सीकरण का जुड़ना, ऑक्सीकरण, सॉरी, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का भाग जाना अपचयन, बड़ा सिंपल है, बस एक चीज और याद रखनी है आपको, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन अगर, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का अलग होना ये कहलाएगा अपचयन, अपचयन, ठीक। ऑक्सीकरण का जुड़ना, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का अलग हो जाना अपचयन कहलाता है। एक इसमें और बन जाता है छोटा सा, जब ऑक्सीजन कहीं जुड़ रहा होगा तो ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब ऑक्सीजन बढ़ गया, नहीं था तो आ गया, था तो और बढ़ गया, यही मतलब हुआ ना। अगर ऑक्सीजन कहीं बढ़ेगा या फिर हाइड्रोजन घट जाए, भैया ये याद करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ जाए या फिर हाइड्रोजन घट जाए, ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन घट जाए, ठीक है, हटा देते हैं इसको, ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन बढ़ जाए या हाइड्रोजन घट जाए, ये कंडीशन क्या है, ऑक्सीकरण है। अब वो बच्चों वाली थी, ये बड़ों वाली है परिभाषा, ठीक। अब दूसरे में क्या होगा, भैया ऑक्सीजन घट जाए या फिर हाइड्रोजन बढ़ जाए, क्या होगा, अपचयन, याद हो गया, यही दो हमको याद करके लिख देना पेपर में, वही लिखा होगा। हाँ, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए, एक ही बात है, ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब बढ़ जाएगा और हटने का मतलब कि कम हो जाएगा, क्या कहेंगे उसे हम लोग, ऑक्सीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, CuO कॉपर ऑक्सीजन से मिल गया, क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड बन गया, लोहे ने यानी Fe ने ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया, ये बना लिया, मैग्नीशियम में क्रिया करके ये बना लिया, ऑक्सीजन देखो किसी में सब में अलग से जुड़ रहा है। देखो एक चीज और समझ लो, छोटा सा ये बता देते हैं, बेसिक्स है, जिसको आता होगा भगा देगा, जिसको नहीं आता समझ लेगा। ये आपकी एक लाइन है, इसे बोलते हैं क्रियात्मक लाइन, जिधर वो क्रिया कर रहा है उधर का मुंह इधर ही होगा, ठीक है ना, ये इधर ही, इधर मुंह दिखा रहा माने कि यहाँ से कुछ हो करके इधर बन रहा है, क्रिया इधर को इधर भग रही है, ठीक। कोई भी चीज जैसे कि ये लिखा हुआ ना, MgO, अरे हटा यार, Mg+O2, इसका मतलब पता है क्या है, एरो के जब उधर होगा ना तो ये प्लस का मतलब इसी में जुड़ने वाला है, इसी में जुड़ने वाला, ये जुड़ जाएगा आगे चल करके, कैसे जुड़ेगा, MgO, अच्छा इसका मतलब तो ये हो गया, अगर यही चीज ये लिखा हुआ है MgO, यहाँ पे लिखा हुआ है Mg+O2, इसका मतलब प्लस का मतलब जुड़ने वाला होता है, इसका मतलब भी जुड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है,
ये एरो के अगर इस तरफ कुछ हुआ ना, एरो के दूसरी तरफ, इसका सीधा मतलब है ना कि ये इससे अलग हो गया। यहाँ पे दिखाएगा अलग हो रहा है और एरो के उस तरफ दिखाएगा ये दोनों जुड़ रहे हैं। इतना सिंपल सा था, ये कंसेप्ट समझ लीजिए। इधर साइड जुड़ेगा तब लगाएंगे और इधर साइड अलग होगा तब लगाएंगे। केमिस्ट्री में माइनस नहीं लगाया जाता कि -O2 लगा देंगे, जोड़ के दिखाते हैं कि ये इसमें से अलग हो रहा है, ये इसमें जुड़ रहा है। जब जुड़ेगा तो इस तरफ, हटेगा तो इस तरफ, प्लस ही लगाएंगे। डन, समझ गए आप लोग? हटा देते हैं इसको। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन कहीं पे कम हो जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑक्सीकरण कहेंगे। सिंपल सा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा। हाँ जी, अपचयन बताया था, जहां ऑक्सीजन कम हो जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपचयन। या फिर हाइड्रोजन बढ़ जाए, ऑक्सीजन कम और हाइड्रोजन ज्यादा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपचयन। उदाहरण होगा भाई CuO है, CuO है भाई, ऑक्सीजन लगा हुआ है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया, इससे हो गया ना। जब ऑक्सीजन अलग हो गया तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अपचयन। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, देखो बेचारा अलग बच गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो गया, इसके साथ लग गया ना, ये तो बेचारा अलग हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। डन, सॉरी अपचयन हो गया, अपचयन। ऑक्सीजन अलग होगा, अपचयन जुड़ जाएगा, ऑक्सीकरण। सिंपल सा था, हटा दें। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों एक ही साथ में हो रहे हो, कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ भी रहा हो और कहीं ऑक्सीजन कम भी हो रहा हो, यानी कि कहीं हो रहा है ऑक्सीकरण और कहीं हो रहा है अपचयन, तो दोनों को मिला क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो लंबी होगी ना, इसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। इसको देखेंगे इंग्लिश में, हिंदी में देखेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ परिभाषा वही, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों इकट्ठे हो जाए एक साथ, क्या कहेंगे उसको हम लोग, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, हाँ हम सोच रहे वीडियो बंद हो गया, देखना पड़ता, अकेले हैं यहाँ पे तो बार बार देखना भी तो पड़ता, भैया वीडियो ना बंद हो जाए। एक बार ऐसे हुआ कि पूरा हमने कम से कम आधा घंटा पढ़ा दिया, 1 घंटा पढ़ा दिया लगभग लगभग, और 5 मिनट बाद बंद हो गए थे, 5-7 मिनट में। अब हम पूरा एकदम झूम चाक करके पढ़ा रहे थे, और मजा आ गया, हमने कहा बहुत बढ़िया। देखा जाए कि फोन बंद हो गया था वहाँ पे, इतना पारा गर्म हुआ कि मन तो करा इसको फोड़ दें, लेकिन फोड़ नहीं सकते ना, वो 1 लाख रुपए का यार, पैसा थे नहीं, कैसे कैसे खरीदा इसको, अब टूट गया तो खराब लगता है ना। अब देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, अब दिखाते कहाँ हो रहा है, देखो ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है, अगर अलग हो गया, अगर अलग हो गया तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। भाई जुड़ा हुआ है, अलग हो गया तो अपचयन, इसके साथ नहीं है, अगर जुड़ गया तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। आइए देखते हैं, देखो यहां से क्या हुआ, इसके साथ ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन, बेचारे का अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। अच्छा कहीं ऑक्सीजन बढ़ भी रहा है, देखो इसके पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, आ गया ना, तो भैया यहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण, हाँ इसका हो गया ऑक्सीकरण। अब देखो एक ही रिएक्शन है, उसमें दोनों चीजें आ गई, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। बड़ा सिंपल सा था ना, आइए आगे देखते हैं। संक्षारण, संक्षारण का मतलब क्या होता है, किसी भी कोई भी ऐसी चीज उसको गल पड़ के खराब हो जाए उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। सड़ गल जाएगा खाना, अगर सड़ जाएगा तो दूसरा चीज कहते हैं। जैसे कोई हमारा मान लो कि लोहा था, जंग लग गया, उसको क्या बोलेंगे, लोहे में जंग लगा, खराब हो गया, खत्म हो गया। लोहे में जंग लग जाए, पीतल में लग जाए, किसी भी धातु में लग जाए, कोई तत्व में जंग लग गया, अब भाषा थोड़ा समझो बना बना करके, जब कोई तत्व में हमारे जंग लग जाए, जब कोई धातु में जंग लग जाए, और जंग लग गई चाहे कुछ भी हो जाए, धीरे धीरे करके उसका नष्ट होने लगे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, संक्षारण कहेंगे। वही लिखा हुआ है, धातुओं का वातावरण के प्रभाव में आकर खराब हो जाना। भैया वातावरण तो चाहिए ना, तभी ना खराब होगा। एक अच्छा बेसिक चीज समझिए, जो ऑक्सीजन होता है ना, सांस लेते हैं जिससे हम लोग, ये सिर्फ हम ही लोगों के लिए फायदेमंद है, और जो सांस ले रहे हैं उनके लिए, यानी कि हम लोग जानवर लोग, और किसी के लिए अच्छी नहीं है वो, बाकी सबको बेकार करती है। जैसे कि ऑक्सीजन अगर आएगा तो हमको सांस मिलेगी, हम जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर रोटी बना रखे हो ना, अगर ऑक्सीजन लग गया उसमें ज़्यादा, खराब हो जाएगा। चिप्स का पैकेट देखा है, जैसे नमकीन आती है, चिप्स आता है, उसमें देखना एकदम फूला हुआ होता है,
उसमें ऑक्सीजन नहीं भरते वो लोग, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। भाई ऑक्सीजन तो फ्री मिले, ऐसे हवा में करके बंद करके दे दे। उनको पता है कि ऑक्सीजन से क्रिया करके सड़ा देगा उसको, नाइट्रोजन सड़ने नहीं देता, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन भरते हैं। समझ गए? तो ऑक्सीजन हम ही लोगों के लिए अच्छा, बाकी कहीं अच्छा नहीं है। धातु होगा ना, कोई भी लोहा है, अपने आप बेचारा जंग लग जाता है बिना कुछ किए। क्या हो गया? ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्साइड बना लिया, जंग लग के खराब हो गया। जंग लगेगा खराब हो जाएगा। अच्छा, एक पदार्थ ऐसा होता है तत्व ना भाई साहब, जितना जितना जंग लगेगा उतना ही मजेदार। कौन सा? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में जितना जंग लगेगा वो और मजबूत होता जाता है। उसका कहता बेटा लग जा जितना जंग लगनी है। इसलिए जो प्लेन बनता है, प्लेन वो एल्यूमिनियम का होता है। जंग की वजह से नहीं बनाते वो लोग। प्लेन में एक क्वालिटी होती है कि वो एक तो हल्का होना चाहिए, तो एल्युमिनियम की यही खूबी है, बड़ा हल्का है और उतने मजबूत होता है वो। और जंग लगेगी तो और बढ़िया उसके लिए। आइसक्रीम का जो देखा डिब्बा अंदर होता है, आइसक्रीम वाले आते हैं ना मोहल्ले में टन टन बजाते हुए, तो डिब्बा हटाते हैं ना तो आप झांक के देखते हो भाप निकलती है। अंदर लोहे का नहीं होता, वो एल्युमिनियम का डब्बा होता है। वो ऊष्मा को भी दाएं बाएं नहीं होने देता। बहुत बढ़िया चीज़ है वो एल्युमिनियम, इसीलिए प्रयोग करते हैं। संक्षारण का मतलब क्या होता है? कोई धातु का धीरे धीरे नष्ट हो जाना संक्षारण कहलाता है ना। लोहे का जंग लग जाना, चांदी का काला पड़ जाना, तांबे का हरा रंग हो जाना। आपने सबने सुना होगा एक मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सुने? स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऐसे करके खड़ी है मसाल लेकर के एक महिला, वो तांबे की बनी हुई थी। तांबे की यानी कि वो लाल कलर की होगी, लगभग लाल भूरे रंग की। उसमें क्या हुआ? लगातार ऑक्सीजन से क्रिया किया और हरी रंग की हो गई। जितने भी आपके यहाँ तांबे का लोटा वोटा होगा ना, उसमें पेंदी झाँक के देखोगे ना तो हरे हरे कलर का लगा होगा। वो क्या है? ऑक्सीजन ने ऑक्साइड बना के खराब कर दिया उसको, उतना नष्ट हो गया, चीजें बेकार हो गया। चांदी काली पड़ जाती है। मम्मी लोग पायल पहनती है पैरों में, पायल होती है ना, अंगूठी पहनते लोग चांदी की, तो देखना धीरे धीरे करके वो करिया पड़ रही होती है, काली कलर की होती है। उसको धोवा देंगे तो बढ़िया हो जाएगी, लेकिन वैसे काली कलर की हो रही होती है। क्या हो रहा है उसमें? क्षरण हो रहा है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? संक्षारण। यानी कि धातुओं का धीरे धीरे हवा के संपर्क में आने से खराब होना, नष्ट होना, संक्षारण कहलाता है। सिंपल था, हटा दें इसको। नेक्स्ट हमारा आएगा, हाँ, विकृत गंधिता पूरा नाम होता है, विकृत लिखा हुआ। खाने पीने का आइटम सड़ जाना विकृत गंधिता कहलाता है। और ये वही चीज सड़ती है जिसमें क्या होना? फैट हो, वसा हो, तेल वाला आइटम, वो जल्दी खराब होगा। यानी कि जब तेल और वसा वाला आइटम क्या हो? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में वो खराब हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? विकृत गंधिता। गंदा हो गया, बदबू मार रहा। खाना देखा है, हर वो आइटम जिसमें तेल वगैरह पड़ा होगा या नहीं भी होगा ना, देखो तेल का मतलब हम लोगों के दिमाग में चलता है कि सब्जी में तेल फैल रहा, उड़ रहा है, तैर रहा है, वो नहीं है। जैसे कि आलू में भी ऑयल है हल्का फुल्का, भले सब्जी बनाओ चाहे ना बनाओ, नॉर्मल भी है। दूध में होता है फैट, अब तुम उसको घी निकालो चाहे ना निकालो, उसमें फैट तो है। बस उसी तरीके से आप समझो कि इन सबका अगर क्या हो ना, धीरे धीरे करके खराब हो जाना, सड़ गल जाना, क्या कहलाता है हमारा? विकृत गंधिता। यानी कि जब धातु खराब होगा तो संक्षारण, खाने पीने वाला सामान खराब होगा तो विकृत गंधिता। डन। चिप्स का बासी हो जाना, अरे चिप्स की नहीं, हम लोग पैकेट फाड़ के रख थोड़ी देर बाद देखते हैं तो कैसा हो जाता है? सिम जाता है, अरे बेकार हो गया, खाने में कुरकुराता नहीं है। घी का दुर्गंध देना, घी अगर ज्यादा लंबे समय तक रखा रहेगा तो क्या हो जाएगा? बदबू मारने लगता है। तेल का खट्टा हो जाना, तेल भी खट्टा हो जाता है, दूध भी खट्टा हो जाता है कि नहीं? दही सड़ जाती है, दही और सड़ती है तो ठीक ही हो जाती है, लेकिन खाना नहीं चाहिए जाता सड़ा हुआ, खाना बेकार हो जाता है, कोई भी नहीं बज बजाने लगता है। तो सब हमारा क्या हो गया? विकृत गंधिता की वजह से खराब हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दहन। अरे भैया दहन का मतलब क्या होता है? दहन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हमने हवा में गर्म करके जला दिया। हवा में ऑक्सीजन के साथ, मतलब कि भुट्टा भूजते हैं ना, भुट्टा देखा है? भुट्टे क्या बोलते हैं हम लोग? भुट्टा ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो, भुट्टा ही बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको भुट्टे को? चल भुट्टा समझो, वो बेबी कॉर्न होता है, कॉर्न, कॉर्न होता है, इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं। भुट्टे को जब भूजते हैं ना, तो कहाँ भूजता है? छुपा के भूजता है क्या? कहाँ भूजता है? खुलेआम भूजता है। जब खुलेआम भूजेगा तो हवा लगेगी, हवा के साथ में अगर किसी चीज को हम भूज रहे हैं उसे बोलते हैं दहन। क्या बोलते हैं? दहन। यानी कि हम लोग खाना बनाती हैं मम्मी लोग, चूल्हे में जो बनाते हैं उसमें क्या होता है? दहन हो रहा होता है। लकड़ी को डायरेक्ट हवा में जला देते हैं, तो हमारी जितनी भी चीजें हवा के साथ में जल रही हैं, हवा में ही डायरेक्ट जला दी गई। हवा में ऑक्सीजन मौजूद होता है ना, देखो ऑक्सीजन की क्वालिटी होती है, खुद नहीं जलता है लेकिन जलने में मदद करता है। बड़ा बढ़िया आइटम चीज है, खुद नहीं जलेगा, जला देगा सब कुछ। समझ गए आप लोग? तो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ क्या हो जाए? जल जाए। ऑक्सीजन के सामने अगर जल गया तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसका क्या हो गया? दहन हो गया। जैसे कोयले का क्या होता है? दहन होता है। कोयले को जलाते हैं, ये ऐसा है क्या कि कोई ले जाके कोयला एकदम बक्स से बंद करके जलाता है कि दिखे ना? सबको दिखना होता है भैया, धुआं उड़ेगा काले कलर का, मोनोऑक्साइड निकालते हैं, उसी में खुलेआम जलाते हैं ना।
कोयले को जलाते हैं, अंगीठी में जलाते हैं, जो भी चीज़ जलाते हैं हम लोग, जिसको हम खुले में जला रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, उसका क्या होगा, दहन होगा। डन। जैसे CH4 है, मीथेन है, इसको अगर इसका क्या किया, जला दिया ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ इसको जलाने को भी यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसका दहन होगा, इसका भी दहन होगा। सिंपल सा था। अच्छा मैप आ गया, हटा देते हैं इसको। अच्छा एक चीज़ तो हमारी छूट गई ना इसमें, और एक पॉइंट हम आपको यहाँ बता देते हैं। हाँ, एक आपका आएगा ऊष्मा 6P, ये रह गया ऊष्मा 6P, और एक होगा ऊष्मा शोषी, यही ना, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जब अभिक्रिया को हमको करानी है तो ऊष्मा दें तो उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी, और अभिक्रिया करा रहा तो अपने ऊष्मा निकाल रहा है उसे बोलेंगे ऊष्मा 6P। डन। कौन सा लिखा है, ऊष्मा 6P, यानी कि जब किसी पदार्थ की अभिक्रिया कराते हैं तो ऊष्मा वो निकालता है। लिख लेते हैं, जब कोई पदार्थ अभिक्रिया कराते समय ऊष्मा का उत्सर्जन करे, उत्सर्जन का मतलब होता है निकालना, उत्सर्जन करे तो उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल बहुत जरूरी पेपर में लिख के आना। जैसे हम ऐसे बता देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे, लिखेंगे वैसे वो भी। चूना देखा सबने, चूने को लेकर के हम जब बाल्टी में डाल देंगे ना, कुछ नहीं करेंगे, अपने आप बाल्टी थोड़ी गर्म हो जाएगी। क्या हुआ, आग लगाई क्या हम लोगों ने, नहीं ना, फिर भी वो गर्म हो गया। कैसे, यानी कि चूने में गर्मी थी या चूने में कुछ ऐसा मामला था जिसने क्या किया, ऊष्मा निकाल दिया। ये नहीं किया होगा, कोई बात नहीं। सर्फ तो देखा, सर्फ कपड़े धोने वाला, थोड़ा सर्फ लेंगे और हाथ पे उड़ेड़ लेंगे, हाथ में आग इतना भर लेना, और करना क्या, वैसे गिराना नहीं, ऐसे ले जाना बाल्टी में ऐसे करके डुबो देना। जब डुबोगे ना तो इतना बड़बड़ बड़बड़ करेगा ये, और हथेली गर्म हो जाएगी। क्यों, क्या हो गया उसमें, कुछ क्रिया किया ना। यानी कि जब ऐसी कोई क्रिया करे जिसमें से ऊष्मा निकले अपने आप ही, अपने से निकल जाए ऊष्मा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऊष्मा 6P। डन। लिख लेते हैं, चूने वाला बताया था, देखो हमने चूने को ले लिया, CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। चूने को ले लिया और इसमें क्या मिला दिया हमने, पानी मिला दिया, H2O। जैसे पानी में डालेंगे, चूने में गर्मी थी, आग थी, पानी डाला, बुझ गया, होता ना, पानी में डाल के बुझा दो इसको, तो बस ये चूना था, ये क्या था हमारा, चूना था ये। जैसे ही पानी में डाला चूना बुझ गया होगा तो बुझा चूना। बुझे चूने का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं होल ट्वाइस। क्या बनेगा यहाँ पर, चूना था तो ये बन गया हमारा बुझा चूना, बड़ा सिंपल सा था। बाकी उसमें क्या निकलती, थोड़ी गर्मी निकलती है, तो उसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे क्या चीज, ऊष्मा। भैया ऊष्मा निकल गई, ये रिएक्शन आप लिख देना, पेपर में काम आपका बन गया। ऊष्मा 6P अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अभिक्रिया कराते समय ऊष्मा का उत्सर्जन करे, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्मा 6P अभिक्रिया। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जब चूने को पानी में मिलाया जाता है तो बुझा चूना तथा ऊष्मा प्राप्त होता है। उदाहरण में लिख देना, बना भाई नहीं आता तो बनाना पड़ता है, ये समझ लेना। कॉपी खाली छोड़ोगे फेल हो जाओगे, कुछ भी लिख करके आओ एग्जाम से रिलेटेड, अपना नाम नहीं 10 बार लिख देना, ना गाना लिख देना, लिखना रिलेटिव चीज है। समझ में आ गया, ये आपका ऊष्मा 6P हो गया। अब ले लेते हैं ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी सब अभिक्रिया उसमें शोषी है यार, क्या ये क्या है, ऊष्मा शोषी तो है, ऊष्मा दे रहा तब ना हो रही है। अगला देखेंगे, यहाँ बता देते हैं ऊष्मा शोषी वाले में, हरिया सिम हो गया। हमारा आ जाएगा ऊष्मा शोषी। देखो मेरा हिंदी बहुत खराब है, साइंस पढ़ा रहे हिंदी नहीं, ठीक है ना, अगर गलत हो जाए तो उसमें लिख के भर मत देना कि तुम गलत लिखे हो। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होगी, हाँ यहाँ लिखते हैं, हाइट कम है ना, तो जब किसी पदार्थ में
जब किसी पदार्थ की अभिक्रिया कराने में ऊष्मा देनी पड़ती है, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। बड़ा सिंपल है। जब भी किसी अभिक्रिया को कराना है और हमको उसको कराने के लिए थोड़ी ऊष्मा देनी पड़ रही है, क्या उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऊष्मा शोषी। सिंपल सी बात है। अब कोई भी ले लो यार, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल में किसको, हमने पकड़ लिया सोडियम को, Na ले लिया और इसमें क्लोरीन गैस प्रोवाइड करा देंगे, थोड़ी सी ऊष्मा दे देंगे, वो बन जाएगा NaCl, बात खत्म। मैग्नीशियम को ले लो, ये हमने ले लिया मैग्नीशियम, ऑक्सीजन मिला करके हल्का से उसको क्या किया, गर्म कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। भाई क्या लिख दिया मैंने, हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। 2Mg लिखेंगे वैसे यहाँ पे, हाँ ये लिख दिया, ठीक है NaCl, ठीक है। यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 2, हो गया। और लिख लो कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिला देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। बड़ा सिंपल था। ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ लिखो 2। डन। ये सब रिएक्शन हमारी क्या है, ऊष्मा शोषी है। इनको जब हम ऊष्मा देंगे तब ये काम करेंगी। बड़ा सिंपल सा था, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे। अरे तो नेक्स्ट तो खत्म ही हो गया, बस इतना ही था। आई होप आप पूरा चैप्टर समझ गए होंगे। कोशिश तो की, आप बैक कर करके देखना, ना समझ में आता आप कमेंट कर देना कि भैया हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तुम फिर से समझाओ, हम फिर बता देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। डन।